Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel Dr. Kainat Jatoi. I hope you all are well and doing great. So guys, आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली लेक्चर नंबर 8 है, गाइटन एंड हॉल फिजियोलॉजी, चैप्टर नंबर 32, रेड ब्लड सेल्स, एनीमिया एंड पॉलीसिथीमिया. सो आज की जो डिस्कशन है वो है फॉर्मेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन. सो बेसिकली जो भी प्रीवियस लेक्चर्स अपलोडेड हो चुके हैं वो लाइन वाइज लाइन हम लोगों ने जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे गाइडन एंड हॉल फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 32 में वो डिस्कस करते आए हैं. तो अब जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है फॉर्मेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन. सो स्टार्ट करते हैं और आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ जाएगा क्योंकि मैं ईजीएस्ट वे में आप लोगों को ये लेक्चर जो है वो समझाने वाली हूँ. सो स्टार्ट करते हैं. Basically, formation of the hemoglobin. Synthesis of hemoglobins begins in the pro-erythroblast and continues even in the reticulocyte stage of the red blood cells. आप अच्छे से अवेयर होंगे यहाँ पे रेटिकुलोसाइट स्टेज क्या है, प्रो-इरिथ्रोब्लास्टिक स्टेज क्या है, ठीक है. और वहाँ पे मैंने पॉइंट ये है जो है वो स्टार्टिंग में ही वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कहाँ पे हीमोग्लोबिन बनना स्टार्ट होता है. तो बेसिकली हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है प्रो-इरिथ्रोब्लास्ट की स्टेज से ही और फिर ये रेटिकुलोसाइट स्टेज तक जो है वो कंटिन्यू रहती है. मीन्स कि जो रेड ब्लड सेल्स की हमारे पास स्टेजेस थे तो उसकी फर्स्ट स्टेज से लेके और रेटिकुलोसाइट स्टेज तक जो है हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस हो रही थी. Therefore, when reticulocytes leave the bone marrow and pass into the blood stream, they continue to form minute quantities of hemoglobin for another day or so until they become mature erythrocytes. अच्छा, सो इसी तरीके से जब हमारे पास रेटिकुलोसाइट स्टेज होती है उसके बाद आरबीसी जो है वो बोन मैरो से जो है वो ट्रांसफर कहाँ पे होती हैं, ब्लड स्ट्रीम में. तो उस वक्त तक भी हीमोग्लोबिन उनके अंदर बन चुकी होती है, ठीक है. और उसके बाद जैसे जैसे मैच्योर होती हैं आरबीसी तो उनके अंदर हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन जो है वो अपनी नॉर्मल वैल्यू तक आ जाती है. याद रखिएगा कि सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो प्रो-इरिथ्रोब्लास्ट स्टेज से स्टार्ट हो जाती है और कंटिन्यू रहती है रेटिकुलर स्टेज ऑफ द रेड ब्लड सेल्स. आगे चलते हैं. अच्छा, फिगर 32.5 जो है हमारे पास 32.5 शोज दी बेसिक केमिकल स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन. सो एक बार मैं आपको फिगर दिखा देती हूँ. बेसिकली ये फिगर है, ठीक है. ये फिगर है जो गाइटन ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया. इसको लाइन वाला हम लोग डिस्क्राइब करेंगे. लेकिन अगर आप लोग ये 4 स्टेप जो 5 स्टेप्स हैं अगर आप लोग ये याद कर लेते हो ना, ठीक है, तो फॉर्मेशन या हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन पे अगर कोई भी सीक्वेंस क्वेश्चन आता है तो आप एज इट इज़ ये लिख लेते हो तो आप लोगों को पूरे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको सारे स्टेप्स पता हैं. ओके, ये अगर आप लोग 4 स्टेप लिख दोगे ना कि ये जो स्टेप्स है, लाइक पहला स्टेप है सक्सिनाइल कोएंजाइम 2 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल्स का अटैच्ड होता है और फिर पायरोल रिंग बनाता है. ये रिंग, इसका स्ट्रक्चर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग याद रखो कि पायरोल नाम केमिकल याद हो. फिर 4 पायरोल मिलके प्रोटोपोरफायरिन जो हमारे पास 9 होती है उसकी सिंथेसिस करते हैं. अब प्रोटोपोरफायरिन 9 जो है वो आपके पास आयरन के साथ मिलता है और हीम बनाता है. फिर हीम पॉलीपेप्टाइड के साथ अटैच्ड होता है चेन के साथ और फिर हीमोग्लोबिन चेन ए अल्फा और बीटा बनाता है. या तो अल्फा बनाता है या फिर वो बीटा बनाएगा और उसके बाद 2 अल्फा और 2 बीटा चेन बिन के जो है वो हीमोग्लोबिन ए बनाते हैं, ठीक है. सो फॉर्मेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन के अगर आप ये वाले जो नॉर्मल स्टेप्स है ना, अगर ये जो जो प्रीवियस स्टेप्स थे ना, ये पूरा चार्ट अगर आप लोग ये पूरा चार्ट याद कर लेते हैं ना और फॉर्मेशन ऑफ दी हीमोग्लोबिन आ जाता है आपका ऐसे, तो आप एज इट इज़ ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये गाइटन का चार्ट है और ये सीक्वेंस क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा जाता है. अब हम लोग स्लाइड की तरफ चलते हैं. इसकी अब पूरी जो हमारे पास थ्योरी गाइटन में दी गई वो पढ़ते हैं. सो अब हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं. First, succinyl coenzymes form in the Krebs metabolic cycle as explained in chapter binds with glycine to form pyrrole molecule. याद रखिएगा क्रैब मेटाबॉलिक साइकिल्स, ये आप ज़्यादातर डिटेल में ये सारी साइकिल्स वगैरह अब बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है. तो फिलहाल यहाँ पे याद रखने का क्या है कि सक्सिनाइल कोएंजाइम जो है किसके साथ, ग्लाइसिन के साथ अटैच्ड होता है और पायरोल मॉलिक्यूल्स बनाता है. In turn, 4 pyroles combine to form protophyrin 9, which then combines with iron to form heme molecule. फिर 4 pyroles जो होंगे वो मिलके प्रोटोफॉरफायरिन 9 के साथ अटैच्ड होते हैं और क्या हीम मॉलिक्यूल बनाते हैं. फाइनली ईच हीम मॉलिक्यूल्स combines with a long polypeptide chain, a globin synthesis by the ribosomes forming a sub unit of hemoglobin, a hemoglobin chain. अच्छा, उसके बाद फाइनली क्या होता है कि हीम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लॉन्ग पेप्टाइड चेन के साथ अटैच होते हैं ग्लोबिन की चेन के साथ, ठीक है.
और फिर क्या बनाते हैं, हीमोग्लोबिन चेन बनाते हैं. ईच चेन हैज़ अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 16,000. 4 ऑफ दीज इन ट्रंस बाइंड टुगेदर लूजली टू फॉर्म द होल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल. ठीक है, तो 4 हीमोग्लोबिन की चेन्स आपस में मिलती हैं और फिर वो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बनाती हैं, और हर एक चेन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 16,000 होता है. सो अगर आप ये थ्योरी याद नहीं करते उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आप थ्योरी याद नहीं करते, ठीक है, इट्स नॉट, लेकिन ये सारी थ्योरी उस डायग्राम में ऑलरेडी जो है डिस्कस हो चुकी है. ठीक है, तो ये पूरी उसकी एक्सप्लेनेशन है कि सबसे पहले क्या हुआ, सक्सेनाइल कोएंजाइम था हमारे पास ए, वो हमारे पास किसके साथ, ग्लाइसिन के साथ बाइंड हो और पायरोल मॉलिक्यूल बना दिए. फिर 4 पायरोल मॉलिक्यूल जो हैं वो प्रोटोफॉरफायरिन किसके साथ, 9 के साथ अटैच्ड होते हैं, और फिर हीम का मॉलिक्यूल बनता है. फिर हीम का मॉलिक्यूल जो होता है वो लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ, ठीक है, अटैच होता है, और फिर वो हीमोग्लोबिन चेन बनाता है, और 4 हीमोग्लोबिन चेन्स मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स है. सो ये वाली पूरी जो डायग्राम है ये एज इट इज़ ही आती है. जब भी आपसे फिजियो में फॉर्मेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन वाइवा में क्वेश्चन आए या कहीं पे भी आपको ये बना देना है. ठीक है, सीक्वेंस क्वेश्चन में अगर आप ये बना देते हो तो आपका एज इट इज पूरा हो गया, क्योंकि देखो वही बात है, थ्योरी वाली जो बात वहाँ पे की है, 2 सक्सेनाइल मॉलिक्यूल्स थे, सक्सेनाइल कोएंजाइम, ठीक है, वो 2 ग्लाइसिन्स के साथ मिलकर पायरोल रिंग बना रहे हैं. रिंग का ये वाला याद करने की कोई जरूरत नहीं, केमिकल स्ट्रक्चर आपसे कोई नहीं पूछता कि कैसे बनता है, बस पायरोल याद करें. फिर 4 पायरोल मिलकर प्रोटोफॉरफायरिन 9 बनाते हैं. प्रोटोफॉरफायरिन 9 जो है वो आपके साथ किसके आयरन के साथ अटैच होता है, हीम मॉलिक्यूल बनाता है. फिर हीम जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ अटैच होता है और हीमोग्लोबिन चेन बनती है. वो अल्फा भी होती है, बीटा भी होती है. फिर 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स मिलके हीमोग्लोबिन ए बनाते हैं. ठीक है, सो ये आपके पास फॉर्मेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन हो गई. इसको बस इतना याद करना है, इससे ज़्यादा एज इट इज आप यही लिखेंगे. ओके, अच्छा, ये डायग्राम जो दी गई है ये हीमोग्लोबिन चेन अल्फा और बीटा जो चेन्स बनती है, बेसिक स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का, ये वो दिया गया है. सो इस स्ट्रक्चर को याद करने की ज़रूरत नहीं. ये केमिकल स्ट्रक्चर्स आपसे कोई भी नहीं पूछता. ठीक है, ये सिर्फ डायग्राम्स दी गई है, बेसिक स्ट्रक्चर जो आप लोगों को बताया गया है उसके बारे में दिया गया है. आगे चलते हैं. Formation of hemoglobin. There are several slight variations in the different subunit hemoglobin chains depending on the amino acid composition of the polypeptide portion. मीन्स के थोड़ी थोड़ी सी वेरिएशन होती हैं डिफरेंट जो सब यूनिट्स हीमोग्लोबिन चेन्स के बन रहे हो. ठीक है, वो अमाइनो एसिड्स पे डिपेंड करता है कि वो वेरिएशन क्या क्या आती हैं, वो अमाइनो एसिड की कंपोजिशन पे डिपेंड करता है. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन्स आर डिजाइंस अल्फा चेन्स, बीटा चेन्स, गामा चेन्स एंड डेल्टा चेन्स. एक्चुअली हीमोग्लोबिन ए होता है, हीमोग्लोबिन बी होता है, तो वो सारी जो हीमोग्लोबिन में डिफरेंस आते हैं ना, डिफरेंट कैटेगरीज के हीमोग्लोबिन होते हैं. जब हम लोग आगे जाके कंटिन्यूसली आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा. तो उस वक्त अगर हीमोग्लोबिन ए है या हीमोग्लोबिन जो है हमारे पास बी है, बीटा चेन्स बनी है या गामा चेन्स बनी है या डेल्टा चेन्स हीमोग्लोबिन की बनती हैं, तो उन चेन्स के अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं उनके अंदर डिफरेंट काइंड्स के जो है वो कंपोजिशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है. इस वजह से वो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं. मीन्स कि हम जो बात कर रहे हैं पीछे देखो, 2 अल्फा हीमोग्लोबिन अल्फा जो हमारे पास उसकी 2 चेन्स मिली हैं एंड बीटा की 2 चेन्स मिलती हैं, तब जाके हीमोग्लोबिन ए बनता है. हम लोगों ने पीछे किया ना, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक्चुअली यहाँ पे. ओके, यहाँ पे हम लोगों ने किया ना कि 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन्स मिलके हीमोग्लोबिन ए बनाती है. तो ये जो चेन्स होती हैं ना, ये हैं तो हीमोग्लोबिन चेन्स ना, हीमोग्लोबिन की चेन्स हैं, तो इनको अल्फा बीटा क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है वो वेरिएशंस होंगी. इनके जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनके अंदर डिफरेंट अमाइनो एसिड की कंपोजिशन होती है, तो इस वजह से ये चेन्स जो है वो डिफरेंस होती हैं एक दूसरे से, और फिर इन्हीं के बेसिस पे हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन बी में इनमें जो है वो कैटेगराइज किया गया है हीमोग्लोबिन को. ओके, आगे चलते हैं. सो then the most common form of hemoglobin in the adult human being, hemoglobin A is a combination of the 2 alpha chains and 2 beta chains. Hemoglobin A has a molecular weight 64,458. सो यहाँ पे ये याद रखिएगा, ये वाला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एडल्ट होते हैं ह्यूमंस, उनके अंदर हीमोग्लोबिन ए जो है वो कॉमनली पाया जाता है, जिसमें 2 अल्फा चेन्स होती हैं एंड 2 बीटा चेन्स होती हैं. मॉलिक्यूलर वेट याद ना भी रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 64,000 तो आप याद कर सकते हो. लेकिन अगर याद ना भी रहे तो उसमें कोई मसला नहीं है, बस ये याद रहे कि एडल्ट के अंदर जो मोस्ट कॉमन हीमोग्लोबिन होता है वो हीमोग्लोबिन ए होता है. ओके, आगे चलते हैं. बिकॉज each hemoglobin chain has a heme prosthetic group containing an atom of iron
and because there are 4 hemoglobin chains in each hemoglobin molecule, one finds 4 iron atoms in each hemoglobin molecule. Each of these can bind loosely with one molecule of oxygen, making a total of 4 molecules of oxygen or 8 oxygen atoms that can be transported by each hemoglobin molecule. इससे अच्छे से समझ लो और सुन लो. देखो क्या होता है, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हीमोग्लोबिन में, जब हम लोग हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन कर रहे हैं. सो मैं आपको प्रीवियस दिखाती हूँ. यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन हो रही है, तो यहाँ पे देखो हीम के साथ यहाँ पे देखो आयरन का एक मॉलिक्यूल अटैच हो रहा है. ठीक है, आयरन का एक मॉलिक्यूल अटैच हो रहा है एक हीमोग्लोबिन की चेन बनाने के लिए. ठीक है, समझ आ गई. तो यहाँ पे कितनी चेन्स ऐड हो रही हैं, यहाँ पे 4 हो रही हैं. तो यहाँ पे हमारे पास कितने होंगे, हमारे पास 4 आयरन के 4 मॉलिक्यूल्स होंगे. ठीक है, आयरन के 4 मॉलिक्यूल्स होंगे. तो वो यहाँ पे ये बता रहा है कि क्योंकि हर एक हीमोग्लोबिन की चेन में हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है जो कि एटम कंटेन करता है. हीम के साथ आयरन का एटम जो है वो अटैच होता है, और इसी की वजह से 4 हीमोग्लोबिन की चेन्स हैं एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स में. इनके हीमोग्लोबिन ए के अंदर 4 हीमोग्लोबिन की चेन है. तो 4 हमारे पास क्या है, आयरन्स के एटम्स हैं ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स में. अब क्या होगा, एक आयरन की चेन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच्ड होगी. ठीक है, तो इस वजह से एक हीमोग्लोबिन के साथ कितने मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के जो है वो अटैच होते हैं और ट्रांसपोर्ट होते हैं, 4 मॉलिक्यूल. इस लाइन को याद कर लीजिएगा, अच्छे से समझिएगा. ये पॉइंट बहुत बेसिक पॉइंट है. ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है या फिर कोई ऐसी मुश्किल हार्ड एंड फास्ट आप लोगों से कुछ फिर जो नहीं कही गई. देखो सिंपल आपसे कहा गया है. मैं अगर आपको बताऊं सिंपली, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो देखो हमारे पास क्या था. ठीक है, हीम है. ठीक है, उसके साथ सब कुछ अटैच्ड हो गया. हमारे पास यहाँ पे क्या बता रहा है कि उसके साथ आयरन का एक जो मॉलिक्यूल है वो अटैच्ड होता है. एक एटम आयरन का इसके साथ अटैच्ड हो रहा है. ठीक है, एक हीम के मतलब एक हीमोग्लोबिन चेन के साथ एक आयरन जो है वो अटैच हो रहा है. ओके, अब हमारे पास कितने हैं, मीन्स कि अब हमारे पास यहाँ पे जो है, अगर मैं इसको कैंसिल करूँ, अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास हीमोग्लोबिन की जो है वो 4 हीमोग्लोबिन की चेन्स होती हैं. हीमोग्लोबिन की 4 चेन्स होती हैं. तो हमारे पास कितने हमारे पास हो गए, 4 हमारे पास आयरन हो गए. अब एक आयरन जो है वो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स को अटैच करता है. तो अब हमारे पास इसका मतलब एक हीमोग्लोबिन, जैसे हीमोग्लोबिन ए है तो उसके साथ जो है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं. तो एक हीमोग्लोबिन की चेन के साथ हमारे पास कितने, अगर हमारे पास एक ईच हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल्स है तो उसके साथ हमारे पास कितने, हमारे पास ऑक्सीजन अटैच हो रहे हैं, उसके साथ 4 ऑक्सीजन जो है हमारे पास ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं. ओके, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स. आगे चलते हैं. The types of hemoglobin chains in the hemoglobin molecules determine the binding affinity of the hemoglobin for oxygen. Abnormalities of the chains can alter the physical characteristics of hemoglobin molecules as well. For instance, in sickle cell anemia, the amino acid valine is substituted for glutamic acid at one point in each of the 2 beta chains. अच्छा, अब जो हर हीमोग्लोबिन चेन का जो हम लोगों ने पढ़ा, हर हीमोग्लोबिन चेन जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर है उसके अंदर अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, क्योंकि हर किसी के पास एक डिफरेंट एटम्स अरेंजमेंट होती है, डिफरेंट एटम्स की अरेंजमेंट होती है. ठीक है, अब उसी एफिनिटी के तौर पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स इनके साथ अटैच्ड होता है. इधर वो बीटा चेन्स हैं, इधर वो हमारे पास अल्फा चेन्स हैं. लेकिन अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी होगी उन चेन्स के अंदर तो उनकी एफिनिटी जो होगी, मीन्स कि ऑक्सीजन के साथ जो बाइंडिंग एफिनिटी होगी ऑब्वियसली वो चेंज हो जाएगी. ठीक है, जिसकी वजह से एबनॉर्मलिटीज़ डेवलप होती हैं, डिजीजेज होती हैं. फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया मोस्ट कॉमन है. उसके अंदर क्या होता है कि सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो हमारे पास बीटा चेन होती है उसमें जो अमाइनो एसिड वेलाइन हो जाता है ना, जो है वो ग्लूटामिक एसिड उस पॉइंट पे आ जाता है. ठीक है, तो वेलाइन कहाँ आ जाता है, ग्लूटामेट एसिड की स्टेज पे वेलाइन अटैच हो जाता है. सो वो इसकी क्या हो जाती है, एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती है और उसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया हो जाता है. ओके, सो ये डिफरेंट एबनॉर्मलिटीज़ हैं और ये बहुत ही कॉमन, ये वेलाइन सिकल सेल एनीमिया वाली तो बहुत ही कॉमन है और ये आता भी है. वेलाइन इज सब्स्टिट्यूट फॉर ग्लूटामिक एसिड एट वन पॉइंट इन ईच ऑफ द 2 बीटाज में. सो वेलाइन जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है फॉर ग्लूटामिक एसिड. सो ये वाला MCQ आता है कि कौन सा मतलब सिकल सेल एनीमिया में कौन सा जो हमारे पास अमाइनो एसिड है वो चेंज हो जाता है. तो अमाइनो एसिड
valine is substituted for glutamic acid at one point in each of the two beta chains. Okay, आगे चलते हैं. When this type of hemoglobin is exposed to low oxygen, it forms elongated crystals inside the red blood cell that are sometimes 15 micrometers in length. अब ऐसा अगर हीमोग्लोबिन होगा, मीन्स के सिकल सेल एनीमिया वाला, ठीक है, जो भी हमारे पास हीमोग्लोबिन है जिसके अंदर सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जब भी वो लो ऑक्सीजन में जाएगा तो फिर उसके अंदर क्रिस्टल, उन आरबीसीज के अंदर क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और उनका साइज जो है वो 15 माइक्रोमीटर्स इन लेंथ हो जाएगा. दिस मेक इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर द सेल टू पास थ्रू मैनी स्मॉल कैपिलरीज एंड द स्पाइक्स एंड ऑफ द क्रिस्टल्स आर लाइकली टू रप्चर द सेल मेम्ब्रेन लीडिंग टू सिकल सेल एनीमिया. और क्या हो जाएगा, फिर ऐसी आरबीसी जिनका साइज इतना बड़ा हो जाएगा तो वो छोटी छोटी कैपिलरी से मूव नहीं कर पाएंगी, बॉडी के टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन जो है वो सही अमाउंट में नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा और वो आरबीसी जो है उनकी सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है. ओके, सो ये सारा था फॉर्मेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन. अब मैं अगर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन से रिलेटेड आप लोगों को यहाँ की इंपॉर्टेंस बताऊँ कि क्या होता है, सो आपको ये जो चार्ट मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये फॉर्मेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन में आपको ये चार्ट अच्छे से याद होना चाहिए. वाइवा में भी, थ्योरी में भी, सब जगह आपसे यही पूछा जाता है, ठीक है. इस चार्ट से रिलेटेड सीक्वेंस क्वेश्चन भी आ सकता है, एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं, और कुछ आप लोगों से इतना नहीं पूछा जाएगा, ठीक है. आई होप अब फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन आप लोगों के लिए आसान हो गई कि आपको बस यही याद करना होता है, इसमें इतना डीप में नहीं जाना पड़ता, क्योंकि ये पूरा केमिकल स्ट्रक्चर आप जो है वो बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं. अच्छा, उसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्टिव जो है कम्बिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन. हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ कैसे कम्बिनेशन होती है उसको डिस्कस कर लेते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज इट्स एबिलिटी टू कंबाइन लूजली एंड रिवर्सिबली विद ऑक्सीजन. हीमोग्लोबिन का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फीचर है और करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो है वो लूजली अटैच्ड हो जाता है ऑक्सीजन के साथ और रिवर्सिबल भी होता है, मीन्स कि डिटैच भी हो सकता है और अटैच भी हो सकता है. दिस एबिलिटी इज डिस्कस इन डिटेल चैप्टर्स इन रिलेशन टू अच्छा, ये एबिलिटी रेस्पायरेशन के प्रोसेस में बहुत हेल्प करती है. जब आप लोग रेस्पायरेशन के जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे हम लोग, सो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है. बिकॉज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द बॉडी इज टू कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द लंग एंड देन टू रिलीज दिस ऑक्सीजन readily in the peripheral tissues capillary where the gaseous tension of oxygen is much lower than in the lung. देखो, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो रिवर्सिबल भी होती है और लूजली अटैच भी होता है. ऑक्सीजन देखो, लंग्स में हमारे पास हाईएस्ट अमाउंट में ऑक्सीजन है, वहाँ से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच होता है, ठीक है, और फिर वहाँ पे जाता है जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो, लाइक हमारे वो भी टिश्यूज़ कैपिलरीज वगैरह जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, फिर ये आरबीसीज वहाँ पे जाती हैं और फिर ये हीमोग्लोबिन के साथ डिटैच हो जाता है. ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ डिटैच हो गया और उस सेल को इसने ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दी. तो इसलिए इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है. Oxygen does not combine with the two positive bonds of the iron in the hemoglobin molecule. Instead, it binds loosely with one of the so-called coordination bond of the iron atom. अच्छा, ऑक्सीजन जो है वो जो पॉजिटिव आयरन होता है, पॉजिटिव बॉन्ड्स मतलब आयरन, ऑक्सीजन डज नॉट कंबाइन विथ टू पॉजिटिव बॉन्ड्स ऑफ आयरन इन द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल. अच्छा, ऑक्सीजन जो है वो आयरन के मॉलिक्यूल्स के साथ यहाँ पे अटैच नहीं हो रहा, ठीक है. Instead, it's bind loosely with one of so-called coordination bonds of the iron atom, but वो iron atoms के साथ attached होता है. This in extremely loose bond, so the combination is easily reversible. Actually, ऑक्सीजन जो है वो आयरन के एटम्स के साथ अटैच्ड होता है, वहाँ बस ये याद रखें कि आयरन के साथ वो लूजली अटैच्ड होता है, वो बहुत ही लूज बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है, उसके एटम्स के साथ, ताकि वो इजीली रिवर्सिबल हो सके. फर्दरमोर, द ऑक्सीजन डज नॉट बिकम आयनिक ऑक्सीजन, but it is carried as molecular oxygen composed of two oxygen atoms to the tissue where, because of the loose relatively reversible combination, it is released into tissue fluid still in the form of the molecular oxygen rather than ionic oxygen. अच्छा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन अटैच होता है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स के साथ वो मॉलिकुलर ऑक्सीजन होता है, आयनिक ऑक्सीजन नहीं होता. मीन्स के दो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होता है, उसकी जो वैलेंसी फुल होती है, ठीक है, उसका जो ऑक्टेट रूल है वो पूरा होता है. आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, ऑक्टेट रूल, वैलेंसीज पूरी होती हैं, तो कि वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो होता है वो इजीली फिर रिवर्सिबल हो सकता है. उसका बॉन्ड जैसे ही वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हुआ, देन उसके बाद अपनी उन कैपिलरीज और टिश्यूज़ तक पहुंचा जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, तो वहाँ पे इजीली वो बॉन्ड टूट जाता है और वो उस टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन पहुँच जाती है. सो ये था,
इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। जो फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को पहले बता दी वही इंपॉर्टेंट है, बस ये गाइटर ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है तो वो एडिशन करनी थी। अगर मैं इसकी समरी बताऊँ आज के लेक्चर की तो क्या है, आपको ये नॉर्मली आपको याद हो हीमोग्लोबिन के बारे में कि ये एक क्रोमन प्रोटीन होता है। अच्छा, ये एक्स्ट्रा है थोड़ा सा, ये मैंने अपनी तरफ से स्लाइड जानी है। उसका रीज़न ये है कि ये थोड़े से मेन पॉइंट है जो आप लोगों को याद रहेंगे, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होगी, सारे कॉन्सेप्ट बन जाएंगे। मीन्स के हीमोग्लोबिन जो है वो क्रोमोप्रोटीन है, रेड पिगमेंट इसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट होता है, ठीक है, आरबीसी इसके अंदर रेड पिगमेंट देता है। इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू आउट द बॉडी, तो ये गैसेस की एक्सचेंज करवाता है नॉर्मली। नॉर्मल वैल्यू ह्यूमन में एडल्ट में क्या होनी चाहिए, मेल फीमेल में, मेल में 13.5 से 17.5 तक ग्राम्स पर डेसीलीटर कर सकते हैं। फीमेल में जो है हीमोग्लोबिन 12 to 15 ग्राम्स डेसीलीटर हो सकता है। एवरेज जो है वो 14.5। तो ये याद कर लो, ये वाली जो वैल्यूज़ दी है ना मैंने, ये वाली वैल्यूज़ याद कर लेना आपसे। मतलब हीमोग्लोबिन की मेल में अगर हीमोग्लोबिन की बात करें तो वो 13.5 से 17.5 भी हो सकता है, या 14 to 18 ग्राम्स पर डेसीलीटर हो सकता है। फीमेल में जो है वो 12 to 16 ग्राम्स डेसीलीटर पर हो सकता है। और अगर एवरेज बात करें मेल फीमेल को बना के तो हमारे पास 14.5 ग्राम्स पर डेसीलीटर हो सकते हैं। सो ये वैल्यूज़ एक बार देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड MCQs आते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर वही 4 पायरोल मीन्स बनती हैं, ठीक है, ज्वाइन विथ यहाँ पे जो है वो कार्बोहाइड्रेट ब्रिज के साथ, जिसे हम पोरफायरिन कहते हैं। नाइट्रोजन ऑफ ईच पायरोल रिंग ज्वाइन विथ दी आयरन, नाउ इट इज कॉल्ड 1 molecule of heme. Metalloporphyrin 4 molecule of heme when attached with 1 molecule of protein globin called 1 molecule of hemoglobin. तो सिंपली वही वाला स्ट्रक्चर है जो गाइडन में आप लोगों को दिया गया है, इसको सिर्फ मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। सो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ पे क्या बता रहे हैं। सिंपल है, 4 पायरोल रिंग्स हैं हमारे पास, वो ज्वाइन होती हैं आपस में CH ब्रिज के थ्रू, ठीक है। अब उन हर 4 पायरोल रिंग के अंदर एक एक नाइट्रोजन अटैच होता है, ठीक है। वो हमारे पास ये एक एक नाइट्रोजन जो है वो आयरन के साथ मिल जाता है आपस में, और फिर ये हमारे पास क्या है, एक हीम का मॉलिक्यूल। और हीम का मॉलिक्यूल जो है वो 4 हीम के मॉलिक्यूल जब ग्लोबिन प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं तो उसे हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। देखो ये क्या है, ये हमारे पास ये 1 2 3 4 पायरोल रिंग है। इनके जो यहाँ पे N दिए हुए हैं ये यहाँ पे आयरन के साथ मिल रहे हैं, ठीक है। और ये पूरा क्या बना रहे हैं हमारे पास, ये हमारे पास कौन सा मेटापोरफायरिन बना रहे हैं, और फिर वो जब एक ग्लोबिन रिंग के साथ मिलता है तो वो ग्लोबिन बना देता है। सिंपल इसी चीज़ को मैं आपको पीछे दिखा दूँ, सिंपल इसी चीज़ को ही डिस्क्राइब किया है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखो इस डायग्राम को डिस्क्राइब किया वहाँ पे मैंने, इस डायग्राम को कैसे किया है कि हमारे पास एक ये हमारे पास जी के पायरोल है, एक ये पायरोल है, ठीक है, एक ये पायरोल मॉलिक्यूल, एक ये पायरोल है, ठीक है। अब इन सब के, अब मैं 1 मिनट यहाँ पे, ओके, अब ये देखो, अब इन सब के ये नाइट्रोजन्स हैं, ओके, इन सब के जो है ये नाइट्रोजन्स हैं, इन सब के ये नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है। अब ये सब किसके साथ मिल रहे हैं, ये सब जो हैं वो आयरन के साथ मिल रहे हैं। ये किसके साथ मिल रहे हैं, ये सब आयरन मॉलिक्यूल्स के साथ मिल रहे हैं, और ये सब जो है यहाँ पे ये आयरन के साथ मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बना है, हीम का मॉलिक्यूल बन रहा है, ओके। सो यहाँ पे वही बात है, देखो 4 पायरोल थे, यहाँ पे देखो 4 पायरोल हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 4 पायरोल जब आयरन के साथ मिलते हैं, एक मिनट सॉरी, अच्छा 4 पायरोल हैं, अब 4 पायरोल हैं जो वो अब यहाँ पे जो है वो ये प्रोटोपोरफायरिन 9 बनाते हैं, जो हमारा स्ट्रक्चर बना है वो हीम के साथ मिलते हैं, आयरन के साथ मिले और हीम बना दी, ठीक है। अब ये हीम जो है वो किसके साथ मिलती है, पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ मिलती है और अल्फा बीटा बनाती है। सो ये इससे पहले का जो हीम तक स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये हीम तक बनने की जो फॉर्मेशन है ये वो बता रहे हैं, ठीक है। ये वो स्टेप्स हैं जो आपको पायरोल रिंग मिलके हीम के साथ आयरन के साथ मिलके जो हीम का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये उसकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी गई थी, ओके। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। ये स्लाइड्स तो हो गई, मैंने आपसे डिस्कस कर ली। अब क्या है जो ग्लोबिन, अच्छा ग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी आप लोगों से पूछ सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इट कंसिस्ट ऑफ द 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 2 अल्फा 2 बीटा अल्फा चेन्स, जिसमें हमारे पास 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं, बीटा चेन्स जिसमें 146 हमारे पास कौन सी अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं। सो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे सिर्फ मैंने आपको यहाँ पे बताने कि हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल किस तरीके से बनता है। तो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल वही 4 हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिल रही हैं और वो हीमोग्लोबिन बना रही हैं, हीमोग्लोबिन की एक चेन बना रही हैं।
ठीक है, ये पूरा वही स्ट्रक्चर है। आप कोई भी स्लाइड्स ले लो, कहीं पे भी जाके पढ़ लो, हीम का यही स्ट्रक्चर है जो आप लोगों को एज इट इज़ याद करना है। यह आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये वाली डायग्राम जो मैंने गाइडन की है, ताकि आप लोगों को ईजिली अगर सीक्वेंस क्वेश्चन आए तो आप लोग ईजिली कर सको। अच्छा, फेट ऑफ हीमोग्लोबिन। फेट ऑफ हीमोग्लोबिन का मतलब होता है कि उसकी ब्रेकडाउन किस तरीके से होती है, वो आगे चल के डिस्कस होगी, तो उसमें मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूँगी आगे, जैसे ही ऑब्जेक्टिव जो है वो कैरी ऑन होंगे और जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगी तो उसके अंदर भी फेट ऑफ हीमोग्लोबिन दिए गए हैं। लेकिन चले यहाँ पे थोड़ा सा दिया गया है तो मैं आपको बता दूँ कि फेट ऑफ हीमोग्लोबिन क्या होता है। मीन्स कि अब जो ब्रेकडाउन होती है हीमोग्लोबिन की वो कैसे होती है। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, आरबीसीज हैं। ठीक है, इफेक्ट आरबीसीज फैगोसाइट बाय द मैक्रोफेजेस। अब जो है वो हमारे पास वो आरबीसीज जो कि मीन्स कि समझ लें कि जो डिस्ट्रॉय 120 डेज के बाद, तो वैसे ही आरबीसीज ने डिस्ट्रॉय के प्रोसेस से होना होता है, तो वो वाला कि उनको जो है जो भी हमारे पास इफेक्टेड आरबीसीज हैं उन्हें मैक्रोफेजेस ने इनगल्फ किया। अच्छा, मैक्रोफेज ने इनगल्फ करने के बाद ये फेगोलाइसोसोम्स एंजाइम्स हैं उन्होंने उसके ऊपर अटैच किया। अब हीम का मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, ग्लोबिन का मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा और वो सिंपल अल्फा अमाइनो एसिड्स में डिटैच हो जाएंगे। ठीक है, हीम का मॉलिक्यूल्स, अब वो हीम का जो मॉलिक्यूल्स है या तो वो पॉरफायरिन के साथ अटैच्ड हो गया, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बनाएगा और फिर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन और एल्बुमिन में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद लिवर का प्रोसेस, सारा वो वाला प्रोसेस यहाँ पे होगा। या तो वो हीम का मॉलिक्यूल आयरन के साथ मिलेगा, ठीक है, और उसमें क्या बोलेगी, आयरन मिलेगी हमें। आयरन क्या होगी, या तो प्रोटीन्स के साथ हो जाएगी या फिर स्टोर हो जाएगी हीमोग्लोबिन में, या फिर रिलीज टू ट्रांसपोर्ट विद एड ऑफ द सेलुलर प्लाज्मा, या फिर वो रिलीज हो जाएगी सेलुलर प्लाज्मा बनाने के लिए। देखो, ये फेट ऑफ आरबीसीज जो है हीमोग्लोबिन में आपसे आगे डिस्कस करूंगी। फिलहाल सिर्फ यहाँ पे इसलिए डालने की कोशिश थी कि कुछ बच्चों को टीचर्स अभी भी फेट ऑफ आरबीसीज भी इसी टॉपिक के साथ पढ़ा देते हैं। तो ये एक सिंपल सी डायग्राम थी जो अच्छी लगी, जो मैंने आप लोगों को दिखा दी। ये आरबीसीज की डिस्ट्रीब्यूशनल प्रोसेस होता है जो कि मैं आप लोगों से आगे चल के डिस्कस करूंगी। फिलहाल जो ये तो सिर्फ एक समरी थी। ठीक है, ये फिलहाल मेन गाइडन का लेक्चर था जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ। ये वाला पूरा लेक्चर मेन जो है वो किसका लेक्चर था, हमारे पास गाइडन एंड हॉल फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 32 का, फॉर्मेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन। अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आयरन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो लेक्चर आएगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे भी सही से देखेगा क्योंकि उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो टिल देन अल्लाह हाफिज़ गाइस। आप होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इसी तरीके से मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस अपलोड करती रहूँ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।